चलो सब कोई लिखो वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन लिख के दे दीजिए। और लिखिए वैद्युत अपघटन में था जब किसी यौगिक के द्रवित अथवा विलयन की अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करके रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो उसे वैद्युत अपघटन कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो उसे वैद्युत अपघटन कहते हैं। देखिए समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक हम लोग बर्तन ले लेते हैं यानी पात्र, और उस पात्र में कोई वो विलयन ले लेते हैं। विलयन लेना है, लेकिन विलयन आप लोग जलीय विलयन भी ले सकते हैं। जैसे कि नमक है तो नमक को जल में घोल दीजिए तो वो हो गया नमक का जलीय विलयन। या क्या कर सकते हैं कि नमक ही केवल लेना है यानी कि NaCl ही, लेकिन NaCl को द्रवित अवस्था में लेना है। तो किसी भी यौगिक के द्रवित अवस्था में मतलब केवल यौगिक ही होना चाहिए, उसमें कुछ मिला हुआ और वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। तो जब हम लोग किसी यौगिक के द्रवित अवस्था में या उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके अभिक्रिया कराते हैं, तो अभिक्रिया कराने के बाद यौगिक जो है अपघटित होना शुरू हो जाता है, यानी कि टूटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघटन। अपघटन मतलब टूटना होता है, लेकिन यह टूटने की प्रक्रिया किसकी सहायता से हो रही है? विद्युत की सहायता से हो रही है। इसी कारण से इसको हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघटन। या एक और तरीका होता है बोलने का कि जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया विद्युत ऊर्जा की सहायता से कराते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं लेकिन विद्युत ऊर्जा की, क्योंकि जब आप इसमें एगो एनोड डुबा दीजिएगा और एक ठो कैथोड डुबा दीजिएगा और इसको हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं, तो जिसको धन ध्रुव जोड़ते हैं वो क्या होता है? एनोड होता है। और जिसको ऋण ध्रुव जोड़ते हैं उसको, और जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड और कैथोड जो है गर्म होता है, गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। और ऊष्मा किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? विद्युत धारा कारण ना। और उस ऊष्मा के कारण इसमें अंदर में अभिक्रिया होती है। कैसी क्रिया? तो अपघटन की। इसी कारण से इसको वैद्युत अपघटन कहा जाता है। तो अब लिखिएगा वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया, नहीं अभी न बनाइएगा चित्र। वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया लिखकर दे दीजिए। वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया लिखिए वैसी प्रक्रिया जिसकी सहायता से रासायनिक अभिक्रिया कराकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसे विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वैसी प्रक्रिया जिसकी सहायता से रासायनिक अभिक्रिया कराकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसे विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोनों में बहुत अंतर है। जैसे वो वैद्युत अपघटन है, अभी पढ़ाए वैद्युत रासायनिक। इसमें क्या है कि विद्युत धारा प्रवाहित करके इसमें अभिक्रिया कराया जाता है, ठीक ना। अभी विद्युत रासायनिक अभिक्रिया में क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया उसमें करा करके और उससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त, यानी कि उल्टा हो गया वैद्युत अपघटन का।
क्योंकि वैद्युत अपघटन में धारा प्रवाहित कराने पर अभिक्रिया हो रही है। अब विद्युत रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया करा करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जा रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब लिखिए विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल विद्युत रासायनिक सेल अंग्रेजी होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, जैसे जिस बर्तन में या जिस तंत्र में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कराने का काम करते हैं ना, उसी बर्तन को हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। जैसे इन्वर्टर देख रहे हैं, इन्वर्टर की जो बैटरी है, तो बैटरिया को हम लोग सेल भी कहते हैं, क्योंकि पूरा वही बाहर जो प्लास्टिकवा लगल है चारों पट्टी से, उसी के अंदर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो जिस तंत्र में या जिस बर्तन में रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, उसी तंत्र को या बर्तन को हम लोग विद्युत रासायनिक सेल। तो लिखिए विद्युत रासायनिक अभिक्रिया जिस तंत्र में कराई जाती है, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया जिस तंत्र में कराई जाती है, जिस तंत्र में कराई जाती है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अब लिखिए टॉपिक रसायन। अगला टॉपिक लिखिए रासायनिक दृष्टि से यौगिक को दो भागों में बांटा गया है। अब स्पीड में बोलेंगे, सबके लिखे पड़ेगा। रासायनिक दृष्टि से यौगिक को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। पहला नंबर लिखिएगा वैद्युत अनपघट। वैद्युत अनपघट अंग्रेजी इसका होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिस। नॉन इलेक्ट्रोलाइट देखिए वैद्युत अनपघट होता क्या है, एक ऐसा विलयन जिसके द्रवित अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में एक एनोड और एक कैथोड डुबा करके विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसे विद्युत धारा का प्रवाह है। तो वैसे सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं आपके वैद्युत अनपघट। जैसे कि चीनी जल में घोर करके विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो उसे विद्युत धारा का प्रवाह है, क्योंकि चीनी जो है वैद्युत अनपघट है, वो टूटता नहीं है। तो जिसके जलीय विलयन में या द्रवित अवस्था के विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह है, उसको वैद्युत अनपघट कहते हैं। और जिसके जलीय विलयन या द्रवित अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसको वैद्युत अपघट्य कहते हैं। अच्छा ये बताइए कि कोई वैद्युत अपघट्य होगा या वैद्युत अनपघट्य होगा, यह किस बात पर निर्भर करता है? किस पर? तुम बोलो। हाँ। अच्छा आयनिक यौगिक में कौन सा ऐसा बात होता है कि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है? बंधे हुए कि चलने के लिए स्वतंत्र?
बैठिए, देखिए किसी भी पदार्थ को सुचालक या कुचालक उसमें उपस्थित मुक्त आयन या इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। यदि उसमें मुक्त आयन या मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा ना, तब वे ऊर्जा को उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। हम कह रहे हैं कि यदि कोई वैद्युत अनपघट्ट है तो समझिएगा कि उसको पिघलाने के बाद या जल में घोलने के बाद भी उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन नहीं होते हैं, इसीलिए उसमें विद्युत धारा का प्रवाह है। क्योंकि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार होता है मुक्त आयन और या इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। या तो मुक्त धनायन ऋणायन हो, चाहे तो इलेक्ट्रॉन हो, तब जाकर विद्युत धारा का प्रवाह है, ठीक ना। तो वैद्युत अनपघट्ट का मतलब है कि उसको घोल दीजिए आप जल में, और चाहे उसको पिघला दीजिए, लेकिन उसमें मुक्त धनायन और ऋणायन नहीं होता है, तभी जाकर उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो लिखिए, इसका रीजन हो गया वो। लिखिए, वैसे यौगिक जिनके द्रवित अवस्था में, वैसे यौगिक जिनके द्रवित अवस्था में, द्रवित अवस्था में या जलीय विलयन की अवस्था में, या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, नहीं होता है, उसे वैद्युत अनपघट्ट कहते हैं। उसे वैद्युत अनपघट्ट कहते हैं। जैसे में लिख लीजिएगा, जैसे चीनी, यूरिया, सूत्र सबको मालूम है आप लोग को? यूरिया का नहीं मालूम है? चीनी, यूरिया, क्लोरोफॉर्म, कोमा ईथर, कोमा ग्लूकोज इत्यादि इत्यादि वैद्युत अनपघट्ट है, इत्यादि वैद्युत अनपघट्ट है, वैद्युत अनपघट्ट है। मतलब कि सबके घोल दीजिए या पिघला दीजिए, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तब विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा। अब एगो नोट लिखिएगा, लिखिए, लगभग सभी सहसंयोजक यौगिक, लगभग सभी सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक और कार्बनिक यौगिक, लगभग सभी सहसंयोजक यौगिक और कार्बनिक यौगिक वैद्युत अनपघट्ट होते हैं, वैद्युत अनपघट्ट होते हैं, वैद्युत अनपघट्ट होते हैं। हो गया ना? चलिए, तो आज इतना ही। अब हम लोग अगला दिन पढ़ेंगे। कम से कम यहाँ से बुक रीडिंग देना शुरू कर दीजिए, ताकि अब क्लास में जब आइएगा तो कुछ बताएंगे तो लगे कि हाँ, क्योंकि फिजिक्स की तरह है, समझ में आता है खुद से भी पढ़ने पर, ज़्यादा भार नहीं सुन। चलिए, आज के लिए इतना ही।